हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस से फेडरलिज्म के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। चैप्टर सेकंड है हमारा और यहाँ पर हम चैप्टर की समरी को रीड कर चुके हैं, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी रीड कर चुके हैं। आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर द पावर डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में किस तरह से पावर का डिवीजन हुआ है। पावर का मीनिंग आप यहाँ पर जानते हैं, सत्ता के विभाजन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज डन इन अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से यहाँ पर पावर का डिवीजन किया गया है और ये लेजिस्लेटिव पावर की यहाँ पर बात की गई है जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में की गई है। तो देखिए यहाँ पर हम जानेंगे, देयर आर थ्री लिस्ट, यहाँ पर 3 लिस्ट दी गई हैं। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो देखिए सबसे पहले हम यूनियन लिस्ट के बारे में जानेंगे, हालांकि हमने चैप्टर में ये सारी चीज़ें पूरा डिटेल में पढ़ा है। तो देखते हैं यूनियन लिस्ट, इट्स इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। तो ये सारे जो मैटर्स होते हैं, जैसे फॉरेन अफेयर्स को लेकर विदेश से जुड़े हुए जितने भी मामले होते हैं, अगर डिफेंस की बात को ले लें कंट्री के, या बैंकिंग या कम्युनिकेशन या करेंसी, ये सभी मैटर्स किसके अंडर आते हैं, यूनियन लिस्ट के अंडर में आते हैं। और देखिए यहाँ पर बताया गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन कैन मेक डिसीजन ऑन दीज मैटर्स, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन सभी मामलों पर डिसीजन ले सकती है। द एम ऑफ इंक्लूडिंग दीज मैटर्स इन यूनियन लिस्ट, तो देखिए इन सभी मैटर को यूनियन लिस्ट में इंक्लूड करने का रीज़न क्या है, एम क्या है, देखिए, इज टू एंश्योर इंफॉर्मेटिव ऑफ द पॉलिसी ऑफ दीज एरियाज थ्रू आउट द कंट्री, क्योंकि पूरी कंट्री में हमें ये जो हमारी पॉलिसी है ये एक जैसी रखनी है, यूनिफॉर्म रखनी है। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये यूनियन लिस्ट के अंडर रखे गए हैं, जिससे कि पूरी कंट्री के अंदर एक जैसे नियम कानून इन सभी चीज़ों को लेकर बनाए जाए। अब देखते हैं स्टेट लिस्ट के अंडर में क्या आता है। स्टेट लिस्ट इट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। तो देखिए ये पूरे मैटर्स जो हैं, जैसे कि लोकल इंपॉर्टेंस ले लो, पुलिस ले लो, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारे मैटर्स आते हैं स्टेट लिस्ट के अंडर में। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज एंड डिसीजन ऑन दिस एरियाज, और इस एरियाज में जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो अकेले डिसीजन लेती है। अब कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, और यहाँ पर हम जानेंगे कि कॉन्करेंट लिस्ट का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए कॉन्करेंट मीन्स होता है समवर्ती सूची। तो इट इंक्लूड्स दोज सब्जेक्ट्स विच आर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए ये दोनों चीज़ें जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कॉमन होती हैं। इट इंक्लूड्स मैटर्स लाइक एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, ट्रेड यूनियन। तो ये सारे जो मैटर्स होते हैं, आई होप ये सभी आप जानते होंगे, एजुकेशन को लेके, फॉरेस्ट को लेके, मैरिज को, ट्रेड यूनियन को लेके, ये सभी आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। बोथ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक डिसीजन ऑन दीज मैटर। तो देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो दोनों ही मिलकर इस पर डिसीजन ले सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, विच 5 प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक इंडिया अ फुल फ्लैश फेडरेशन। तो देखिए कौन कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिनकी वजह से इंडिया को फेडरेशन माना जाता है, इंडिया को फेडरेशन में रखा जाता है, फेडरेशन की लिस्ट में रखा जाता है। तो देखिए देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर भी 2 और 2 से अधिक लेवल की गवर्नमेंट है, तो एक फेडरेशन में यही होता है। डिफरेंट ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, हालांकि जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग है, अलग अलग लेवल में है, लेकिन वो सेम सिटीजन को गवर्न करती है, बट ईच टीयर्स हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। और हर एक टीयर यानी कि हर एक लेवल, हर एक गवर्नमेंट का अलग अलग दायरा है, अपना दायरा है। द जुरिडिक्शन ऑफ द
रेस्पेक्टिव लेवल और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये पूरा लिखित में है। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखिए कोई भी एक अकेले गवर्नमेंट जो है इन सभी डिसीजन को, इन सभी प्रोविजन को चेंज नहीं कर सकती है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को मतलब उस पर अपना अधिकार रखने के लिए जो रेवेन्यू है, रिसोर्स ऑफ रेवेन्यू है, वो हर एक गवर्नमेंट, अलग अलग लेवल की जो गवर्नमेंट है वो स्पेसिफाइड है, वो इंश्योर है कि किस तरह से वो अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए जो हमारा हाई कोर्ट है वो सब जो उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न दिया गया है कि वो जो गवर्नमेंट है अलग अलग लेवल की उसकी पावर में हस्तक्षेप कर सकती है। कोई भी सुधार करना है, बदलाव करना है, वो हाई कोर्ट के माध्यम से हो सकता है। सो एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट मैनुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। तो देखिए किसी भी फेडरल सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए म्यूचुअल ट्रस्ट की ज़रूरत होती है और ज़रूरत होती है एग्रीमेंट की और एक साथ मिलकर रहने की। What major steps were taken toward decentralization in 1992? तो देखिए 1992 में जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ उसमें कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, ठीक है, ये हम जानेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन को आपने अच्छे से पढ़ लिया है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पावर शेयरिंग करना कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। देखिए अ मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। तो देखिए मेजर स्टेप, मुख्य कदम कब उठाया गया? 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। तो देखिए जो तीसरा टीयर था, तीसरा लेवल था गवर्नमेंट का, उसे ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार किए गए, कुछ संशोधन किए गए। एज अ रिजल्ट रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो देखिए इसकी वजह से क्या हुआ, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी वो अस्तित्व में आई। तो देखिए हम यहाँ पर जानेंगे क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। To provide third tier system of the Panchayati Raj for all the state having population of over 20 lakhs। तो देखिए यहाँ पर पंचायती राज, ये जो हमारा थर्ड ईयर ऑफ सिस्टम बना, इसके लिए पॉपुलेशन का एक दायरा रख दिया गया जो कितना था, 20 लाख था। टू होल्ड पंचायत इलेक्शन रेगुलरली एट द लैप्स ऑफ एवरी 5 ईयर्स। तो देखिए 5 साल के अंतराल में ये जो पंचायत इलेक्शन था वो रेगुलर होने लगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ सुधार इस तरह से किए गए। थर्ड देखते हैं यहाँ पर, टू प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो देखिए यहाँ पर कुछ रिजर्व सीट जो है रिजर्व कर दी गई एससीज के लिए, एसटीज के लिए और ओबीसी के लिए। तो यहाँ पर कुछ सीट रिजर्व की जाने लगी। टू अपॉइंट स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। तो देखिए जिससे कि ये जो इलेक्शंस होते थे वो रेगुलरली हों, सही तरीके से हों, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को कंडक्ट कर दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया। The state government are required to share some power and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state। तो देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको क्या ज़रूरत थी, उसे ज़रूरत थी कि वो जो उनके पास जो पावर है और रेवेन्यू है वो किसके पास शेयर करें, वो शेयर करने लगे। किसे शेयर करने लगे? लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को। जैसे ये पंचायती राज है, जिला पंचायत, जिला परिषद, इनको जो पावर शेयरिंग है और रेवेन्यू है वो शेयर होने लगा, जिससे कि जो उनके काम है वो सुचारू रूप से चलाए जा सके। और ये अलग अलग है, अलग अलग स्टेट में सबके नियम कानून अलग अलग हैं। नेक्स्ट है 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। वुमेन के लिए भी 1/3 सीट रिजर्व कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, वाई हैज़ फेडरलिज्म सक्सीड इन इंडिया?
3 पॉलिसीज अडॉप्ट बाय इंडिया हैव एंश्योर्ड दिस सक्सेस। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि क्यों इंडिया में ये फेडरलिज्म है ये सक्सेस हुआ, ये सफल हुआ, और कौन कौन सी 3 पॉलिसी हैं जो अपनाई गई इसको सक्सेस करने के लिए। तो देखिए इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। तो देखिए इंडियन यूनियन जो है वो किसके बेस पर, किस पर आधारित है, फेडरलिज्म पर है। द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया हैज़ सम रीज़न, और इसकी सफलता के भी 3 कारण यहाँ पर कुछ कारण दिए गए हैं। द पॉलिसीज एडॉप्ट बाय इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंश्योर्ड दिस सक्सेस। तो देखिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा कुछ पॉलिसीज अपनाई गई जिससे कि ये सफलता उन्हें मिली। जानते हैं वो क्या है। तो देखिए सबसे पहले है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। इन दोनों का रिलेशन देखिए। सेंट्रल स्टेट फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथन बाय रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन। जब इन दोनों का रिलेशन सही हुआ, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, पहले क्या होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसी को ज़्यादा पावर मिली हुई थी और वो जो है स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी। बट जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें, ये प्रोविज़न दिया गया कि किस तरह से पावर शेयरिंग करनी है और दोनों का दायरा अलग अलग कर दिया गया, इससे क्या होता है कि इससे फेडरलिज्म को और ज़्यादा ताकत मिलती है। अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, पावर हैज़ बीन डिसेंट्रलाइज। तो देखिए इस तरह से जो पावर थी वो डिसेंट्रलाइज कर दी गई। किसको? लोकल गवर्नमेंट को। द लोकल गवर्नमेंट इंक्लूड पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, और इसमें कौन कौन है? पंचायत है और म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन भी बहुत बड़ा फैक्ट रहा जिससे कि इंडिया में फेडरलिज्म सक्सेस हुआ। आगे देखते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट। जो हमारे लिंग्विस्टिक स्टेट बने उनकी क्या खासियत रही ये जानते हैं। द पॉलिसी ऑफ क्रिएटिंग लिंग्विस्टिक स्टेट हैज़ ऑल्सो स्ट्रेंथन फेडरलिज्म। तो देखिए जो हमारे लिंग्विस्टिक स्टेट बने उनकी वजह से भी फेडरलिज्म को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलती है। डिस्पाइट ऑफ डिवीज़न दिस पॉलिसी यूनाइटेड द नेशन। तो देखिए डिवीज़न करने के अलावा उससे क्या हुआ, डिस्पाइट ऑफ डिवीज़न होने के बावजूद भी, मतलब अलग अलग स्टेट को भाषा के आधार पर डिवाइड कर दिया गया, जो नेशन है उसमें एकता बढ़ी, पहले से ज़्यादा जो लोग हैं वो यूनाइटेड हुए। लैंग्वेज पॉलिसी में क्या हुआ, इंडियन फेडरेशन डिड नॉट गिव स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज। तो देखिए क्या हुआ, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। दिस अल्टीमेटली हैज़ स्ट्रेंथन फेडरलिज्म, और इससे फेडरलिज्म को और ज़्यादा मजबूती मिली। तो देखिए कितने ही सारे फैक्ट हमने यहाँ पर पढ़े हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा सेंट्रल स्टेट रिलेशन, जब दोनों के संबंध सुधरे तो अपने आप से फेडरलिज्म को मजबूती मिली। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से भी जो फेडरलिज्म है उसमें काफ़ी सुधार हुआ। लिंग्विस्टिक स्टेट बन जाने की वजह से भी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ, और लैंग्वेज पॉलिसी को अपनाने की वजह से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुधार देखने के लिए मिलता है। डिस्क्राइब द थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिंग्विस्टिक पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच जो विधायी शक्तियाँ हैं उनके बीच जो पावर शेयरिंग हुई उसका विवरण हमें बताना है। थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट जानते हैं, फिर भी यहाँ पर 3 लिस्ट दी गई हैं। सबसे पहले यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या है थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ऐसे ही जानते हैं क्योंकि अभी हमने फिलहाल में ये क्वेश्चन पढ़ा है। इसमें जो फॉरेन अफेयर्स हैं, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, करेंसीज हैं, या डिफेंस ऑफ कंट्री है, ये सारे मैटर दिए देखे जाते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो सभी इन मामलों पर काम करती है और उसकी देखरेख करती है। दे आर इंक्लूड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर थ्रू आउट द कंट्री। और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, अमेंडेड इसलिए करना पड़ा क्योंकि पूरी कंट्री में एक जैसे इन सभी चीज़ों को लेकर एक जैसे नियम कानून, ऐसा तो नहीं है कि करेंसी हम कुछ और चला दें कि कहीं पे कुछ और, एक ही कंट्री में अलग अलग करेंसी नहीं, वो सभी हमें इक्वली चाहिए। इसलिए स्टेट लिस्ट में क्या है, स्टेट लिस्ट में पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारे मैटर आते हैं और इसमें केवल स्टेट गवर्नमेंट ही इंटरफेयर कर सकती है और कुछ नियम कानून बना सकती है। अब कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट में होता है कि यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर काम करती है, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर काम करती है कॉन्करेंट लिस्ट में।
ठीक है। तो ये सारे मैटर आते हैं, जैसे फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन और सक्सेशन, ये सारे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई इशू आता है दोनों के बीच में, तो जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसका डिसीजन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम यहाँ पर, हाउ कैन इट बी सेड दैट इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, कैसे कहा जा सकता है कि इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है। तो देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रिंसली स्टेट बिकम पार्ट ऑफ द कंट्री। तो देखिए, जितने भी ऐसे राज्य थे, पहले राजाओं के अंडर में थे, तो वो सभी कंट्री का एक पार्ट बने। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो देखिए, क्या इसे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या डिक्लेयर कर दिया, यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर कर दिया इंडिया को। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, और ये किस पर आधारित था, फेडरलिज्म पर आधारित था। तो यहाँ पर हम देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड 2 टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर 2 टीयर यानी कि 2 लेवल बनाए गए गवर्नमेंट के, एक था हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा था हमारा स्टेट गवर्नमेंट। अब बाद में क्या हुआ, जो बहुत सारे इश्यूज सामने आने लगे, थर्ड टीयर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। अब तीसरा यानी कि तीसरा लेवल भी फेडरलिज्म का यहाँ पर ऐड कर दिया गया, जो किसकी फॉर्म में था, पंचायत की फॉर्म में और म्यूनिसिपैलिटीज की फॉर्म में था। अब देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिंग्विस्टिक पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कंटेनिंग 3 लिस्ट। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन था, किसने क्या किया, डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया यहाँ पर लिंग्विस्टिक पावर का, किस किस के बीच में, यूनियन स्टेट के, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर ये 3 लिस्ट यहाँ पर दी गई हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं। जैसे यूनियन, बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, वो बिल्कुल अपना इंडिपेंडेंटली अपना फंक्शन कर सकते हैं, वो एक दूसरे से संबंधित नहीं है, कोई किसी पर रोक नहीं लगा सकता। यूनियन गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, और इंडिया में जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट है, नाइदर द पार्लियामेंट नॉर द स्टेट लिंग्विस्टिक असेंबली कैन मेक एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है, ना तो पार्लियामेंट कर सकती है, ना ही आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकती है, ठीक। एनी चेंज टू इट has to be first passed both of the houses of the parliament with the at least 2/3 मेजोरिटी। तो देखिए, किसकी ज़रूरत होती है, 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के दोनों ही हाउस को 2/3 की मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। मतलब जितने भी स्टेट हैं उसमें, जितने भी टोटल स्टेट हैं, तो मतलब हाफ की ज़रूरत होती है कि वो सभी इस मैटर को लेकर एग्री हो। सिंपली तो हम ये कह सकते हैं। देखिए, द जुडिशरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर। तो देखिए, जो हमारी न्यायपालिका है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिए गए हैं, प्रोसीजर दिए गए हैं, इन्हें लागू कराने के लिए। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीज़न ऑफ द पावर, अगर पावर डिवीज़न को लेकर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक डिसीजन। तो ऐसी कंडीशन में जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो डिसीजन मेकिंग का काम करता है। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेइंग टैक्स ऑन इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट। तो देखिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, वो अपना रेवेन्यू यानी कि टैक्स लेती है और अपनी गवर्नमेंट को कैरी ऑन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैशनल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट। तो देखिए, यहाँ पर एक तो हमें बताना है रैशनल डिसेंट्रलाइजेशन पावर क्या है, और यहाँ पर हमें रूरल लोकल गवर्नमेंट का फंक्शन भी बताना है, क्या फंक्शंस हैं उनके। तो देखिए, द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल एट द लोकल लेवल। तो देखिए, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया क्यों आया, तो देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो लोकल में रहने वाले लोग वही उसको जान सकते हैं। तो देखिए, इसीलिए लोकल लेवल पर एक गवर्नमेंट बनाई गई।
पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन दियर लोकलिटीज़, लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी होती है उनके आसपास में क्या प्रॉब्लम्स हैं। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनीज एंड हाउ मैनेज थिंग्स मोर इफिशेंटली। तो देखिए लोगों को, वहाँ के रहने वाले लोगों को ज़्यादा आइडिया होता है कि कहाँ पर मनी को स्पेंड करना चाहिए और किस तरह से वो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। दिस हेल्प टू inculcate a habit of democratic participation। तो देखिए जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है तो वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उससे पॉसिबिलिटी होती है वो जो है डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और इससे डेमोक्रेसी में भी पार्टिसिपेशन उनका होता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि फंक्शन क्या है। ठीक है, जो हमारी रूरल गवर्नमेंट है उसके क्या फंक्शन है। द लोकल गवर्नमेंट इज अ 3-tier स्ट्रक्चर। जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसके भी 3 स्ट्रक्चर हैं, 3 टियर है, 3 लेवल है। एट द टॉप इज द डिस्ट्रिक्ट और जिला परिषद। सबसे ऊपर क्या है, डिस्ट्रिक्ट परिषद यानी कि जिला परिषद है। फ्यू ब्लॉक्स फ्रॉम द जिला, सो ब्लॉक्स हैव ब्लॉक और मंडल एंड देन इवन विलेजेस फॉर्म अ ब्लॉक एंड अ विलेज पंचायत। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सबसे टॉप पर जिला परिषद है और कुछ ब्लॉक्स हैं, एक जिले से कुछ ब्लॉक्स होते हैं और जो ब्लॉक्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ब्लॉक्स कहलाते हैं, मंडल कहलाते हैं। और फिर कुछ विलेजेस होते हैं जो क्या फॉर्म करते हैं, वो ब्लॉक को फॉर्म करते हैं और विलेज पंचायत उन्हें फॉर्म करती है। हम यहाँ पर फिर से एक बार देखेंगे, यहाँ पर कुछ देखें। सबसे पहले बताया गया है यहाँ पर जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसके 3 लेवल होते हैं, 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे टॉप पर होती है हमारी जिला परिषद और वो कैसे फॉर्म करती है, कुछ ब्लॉक्स होते हैं जो जिला परिषद को बनाती हैं। ठीक है, और कुछ ब्लॉक्स होते हैं, यहाँ पर कुछ विलेजेस होते हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं, कुछ ब्लॉक्स बनाते हैं। ठीक है, और ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, कुछ विलेजेस होते हैं, विलेज पंचायत होती है जो मिलकर ब्लॉक्स का निर्माण करती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर कंट्री इज़ अ विलेज। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो हमारी गवर्नमेंट का लेवल है वो विलेज स्तर पर है। एंड एट द विलेज लेवल वी हैव ग्राम पंचायत, और यहाँ पर होती क्या है, ग्राम पंचायत होती है। विच इज़ रन बाय हेड कॉल्ड सरपंच, जो किसके द्वारा चलाई जाती है, सरपंच के द्वारा। विद हिज टीम एंड रिप्रेजेंटेटिव, उसकी टीम के द्वारा चलाई जाती है और उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके द्वारा चलाई जाती है। अ फ्यू ग्राम पंचायत फॉल अंडर अ ब्लॉक, एक ब्लॉक के अंडर में कुछ ग्राम पंचायत आती हैं। एट ब्लॉक लेवल वी हैव अ पंचायत समिति और ब्लॉक कमेटी। तो देखिए ब्लॉक लेवल पर एक पंचायत समिति होती है, एक ब्लॉक कमेटी होती है। ऑल पंचायत समिति ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आर अंडर डिस्ट्रिक्ट हैविंग अ लोकल गवर्नमेंट कॉल्ड जिला परिषद। तो देखिए ये जो पंचायत समिति होती हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, वो क्या क्या कहलाती हैं, जिला परिषद कहलाती हैं। ठीक है, उनकी ये एक लोकल गवर्नमेंट होती है और जिला परिषद कहलाती है। मेंबर ऑफ लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो बिकम द मेंबर ऑफ जिला परिषद। तो देखिए जिला परिषद के मेंबर्स होते कौन कौन हैं, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो, जो एमएलएज होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के वो इस जिला परिषद के कुछ मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट के हमें कुछ यहाँ पर वर्क बताने हैं, वर्किंग बतानी है। तो देखिए उनके फीचर्स हमें यहाँ पर बताने हैं। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज, इसे हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैज़ अ ग्राम पंचायत। तो देखिए हर एक विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज में क्या होता है, एक ग्राम पंचायत होती है। दिस इज ए काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स कॉल्ड पंच एंड अ प्रेसिडेंट कॉल्ड सरपंच। इसमें क्या होता है, ये जो काउंसिल होती है इसमें होता है पंच और होता है प्रेसिडेंट जिसे हम सरपंच कहते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड और विलेज। तो देखिए वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, वहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है, अडल्ट पॉपुलेशन होती है उस वार्ड में या फिर उस विलेज में। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडीज फॉर द एंटायर विलेज, और एंटायर विलेज यानी कि पूरे
विलेज में ये डिसीजन मेकिंग का काम करती हैं। द पंचायत वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा, ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। तो देखिए ये किसके सुपरविजन में काम करती है? जो पंचायत होती है वो ग्राम सभा के सुपरविजन में काम करती है, देख रेख में काम करती है, और इसके मेंबर्स कौन होते हैं? जितने भी विलेज के वोटर्स होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। किसके? ग्राम सभा के। इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर to approve the annual budget of ग्राम पंचायत and to review its performance। तो देखिए इसकी परफॉर्मेंस का रिव्यू कौन देता है? ग्राम सभा देती है। यहाँ पर साल में 2 बार या 3 बार मीटिंग होती है जो क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या अप्रूव करती है? एनुअल बजट जो होता है ग्राम पंचायत का उसे अप्रूव करती है और उसके वर्क पर वो रिव्यू देते हैं। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। A few ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। तो देखिए जो लोकल गवर्नमेंट है वो स्ट्रक्चर करती है, वो बनती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है। अ फ्यू ग्राम पंचायत, उसमें से कुछ जो ग्राम पंचायत होती हैं वो ग्रुप में होती हैं, एक साथ आती हैं और वो बनाती है पंचायत समिति, या हम उसे ब्लॉक भी कहते हैं या फिर हम मंडल भी कह सकते हैं। The member of this representative body are elected by all the panchayat members in that area. All the panchayat samiti और mandals in a district together constitute the जिला परिषद। तो देखिए किस तरह से जिला परिषद ये बनाते हैं, तो बताया गया है the members of this representative bodies are elected by the पंचायत member। the member of this representative body, यानी कि ये जो हमारी जिला परिषद होती है इसमें जो पंचायत के मेंबर्स होते हैं उस एरिया के वो ग्रुप में होते हैं और वो सभी मिलकर एक पंचायत समिति बनाते हैं और वो एक जिला परिषद का, जो पंचायत समिति है वो एक जिला परिषद का निर्माण करती हैं। मोस्ट ऑफ इट्स मेंबर आर इलेक्टेड। सभी चुने हुए मेंबर, अधिकतर जो मेंबर होते हैं वो चुने हुए होते हैं। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज और आर ऑल्सो इट्स मेंबर। तो देखिए इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं? सभी जो मेंबर होते हैं लोकसभा के या एमएलएज होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, वो सभी क्या होते हैं? इसके मेंबर होते हैं। जिला परिषद चेयरमैन इज द पॉलिटिकल हेड, और इसका पॉलिटिकल हेड कौन होता है? इसका पॉलिटिकल हेड होता है जिला परिषद चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट was the first and the major test of for democracy politics in our country। तो देखिए जो लिंग्विस्टिक स्टेट है, सबसे पहला जो टेस्ट किया गया डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का वो था लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है कि क्या वो सही था। द लैंग्वेज पॉलिसी गिवन बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेफ गार्ड फॉर द लैंग्वेज ऑफ अवर कंट्री। तो देखिए जो लैंग्वेज पॉलिसी बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसका क्या काम था कि वो लैंग्वेज को सेफ कर सके, सुरक्षित रख सके, हमारे जो देश की लैंग्वेज है। अंडर दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के अंडर बिसाइड हिंदी के अलावा देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज एज शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एज ए शेड्यूल लैंग्वेज हिंदी के साथ साथ 21 लैंग्वेज और थी जिन्हें रिकॉग्नाइज किया गया। अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो देखिए हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया था। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वाज टू स्टॉप इन 1965। अब देखिए 1965 में क्या हुआ, जो हमारी इंग्लिश थी, इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पज के लिए बंद कर दिया गया। However, many non-Hindi speaking state demanded that the use of English must continue। तो देखिए जो हमारे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे उनकी डिमांड थी कि इंग्लिश को मस्ट किया जाना चाहिए, उसे कंटिन्यू किया जाना चाहिए। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलोंग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज। अब गवर्नमेंट को बाधित होकर क्या करना पड़ा, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज मानना पड़ा। ऑल द स्टेट्स हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज बॉडीज।
हिंदी। तो देखिए यहाँ पर जो सभी स्टेट्स हैं हिंदी के साथ साथ उन्हें अलग लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में माना गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट। तो देखिए जितनी भी बाउंड्रीज थी जो पुराने स्टेट थे उनके नाम को चेंज कर दिया गया और नए स्टेट क्रिएट किए गए। इट ensured the people who spoke the same language live in the same state। तो देखिए ये क्या इंश्योर करता है कि जो लोग हैं वो सेम लैंग्वेज बोलते हैं, सेम स्टेट में वो रहते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट रेसिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ समय के लिए इस पर रोक लगा दी। स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड पंजाब वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो देखिए ये जो हमारे स्टेट्स हैं ना, जैसे आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, ये किसके बेस पर बनाए गए हैं, ये लैंग्वेज के आधार पर बनाए हुए हैं। दिस हैज शोन द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। तो देखिए ये चीज़ क्या शो करती है, ये चीज़ शो करती है कि ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट बने ना, इससे कंट्री में ज़्यादा एकता आई। इट हैज़ ऑल्सो मेड द एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, और इससे जो प्रशासन करना है वो काफ़ी ईजी हो गया। द लैंग्वेज पॉलिसी हैज़ स्ट्रेंथन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए जो हमारी लैंग्वेज पॉलिसी है ना, इससे एकता को मजबूती मिली भारत के। Thus, it is justified that the creation of linguistic state was first and major test of democratic politics in our country। तो देखिए इससे पता चलता है कि ये बिल्कुल सही था कि लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए गए, यानी कि भाषा के आधार पर ये जो स्टेट बनाए गए और ये टेस्ट जो किया गया ये बिल्कुल सही था। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ऐसी ही आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जिससे आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।